तो चलिए दोस्तों, हम ग्रामर की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेंगे, ताकि जब हम ग्रामर के चैप्टर्स पे आएँ तो हमें कोई समस्या ना हो। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहाँ किसी दूसरे चैप्टर की सहायता न लगे। मतलब नाउन देखें, प्रोनाउन देखें, सभी जगह कहीं ना कहीं किसी अन्य चैप्टर की सहायता लेनी होती है। इसलिए हम बेसिक डेफिनेशंस को पहले ही समझ लेंगे। ज़्यादा नहीं, छोटे से हैं, 10-12 डेफिनेशंस हैं छोटे छोटे, लेकिन कंसेप्चुअली समझना है। ऐसा नहीं कि उसको हम रट लेंगे, नहीं, उसके अर्थ को समझना चाहेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। तो डेफिनेशन को रटना नहीं, समझना है। एक बार समझ ले तो बाकी जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो बना है वो बना है लेटर्स से, और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स हैं। वो लेटर्स कौन कौन हैं? ए से लेके जेड तक, ये हमारे जो होते हैं लेटर्स होते हैं। और ये लेटर्स कैसे होते हैं? एक होते हैं स्मॉल लेटर, जो आप सामने देख रहे हैं, ए बी सी डी, ये हैं स्मॉल लेटर्स। और दूसरे होते हैं कैपिटल लेटर्स, जो बोल्ड में लिखे जाते हैं, जिसे हम बोल्ड भी कहते हैं। तो ये बोल्ड या कैपिटल लेटर्स, और ये हैं स्मॉल लेटर। अब क्या है, इन 26 लेटर्स में 26 ए से जेड टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से पाँच कौन से? ए ई आई ओ यू, इसे हम कहते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी स्वर। स्वर जो होते हैं दोस्तों, ये अपने उच्चारण में यानी अपने प्रोनाउंसिएशन में किसी अन्य लेटर की सहायता नहीं लेते, जैसे ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये जो है इंग्लिश में कहा जाता है कि वॉवेल्स है, पर ऐसा नहीं है। खैर, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर हम ए से जेड जितने भी लेटर्स हैं उनमें से इन 5 को निकाल दें तो जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट है। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी, एच, जे, ऐसे जेड तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब क्या होते हैं, लेटर के बाद हमारे पास आते हैं वर्ड। वर्ड होता क्या है? अगर हमने एक या एक से ज़्यादा लेटर को एक साथ मिला दिया, एक साथ रख दिया, और इस तरह से उसे अरेंज करें कि उसका एक मीनिंग निकले, तो वो कहलाएगा वर्ड। जैसे हमने 4-5 लेटर ले लें, जैसे ओ ई टी, अगर हमने इसे 3 लेटर लिया और इसे इस तरह से अरेंज करना है कि एक मीनिंग निकले, तो वर्ड है। जैसे ओ ई टी को ऐसे ही रख देते हैं तो वर्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो कहेंगे ये एक वर्ड नहीं है। जैसे ई ओ टी, नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है। लेकिन टी ओ ई, टो का मतलब होता है अंगूठा। अगर ये टो का मतलब अंगूठा है तो ये हमारा क्या है, एक मीनिंग दे रहा है। ये अरेंजमेंट यानी 3 वर्ड को इस तरह से रखें कि हमें एक मीनिंग निकला। मीनिंग क्या निकला? अंगूठे का, टो का। तो ये हमारा एक वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है। उसी प्रकार अगर हम 3 वर्ड ले, लेटर बी ओ वाई, अगर मैं वाई ओ बी कहूँ, इसका कोई मतलब होगा? नहीं। जब ये मतलब ही नहीं है इससे, तो हम कहेंगे ये कोई वर्ड नहीं है। लेकिन बी ओ वाई का मतलब लड़का, तो ये एक लेटर है। टी ओ वाई, टॉय का मतलब खिलौना, लेटर है। वाई ओ टी कहते तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। प्ले मतलब खेलना, लेकिन वाई पी एल, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये कोई वर्ड नहीं है। अब क्या है, हमने लेटर से बनाया वर्ड, 3-4 लेटर को साथ में रखा, तो एक मीनिंग जब निकला तो वो बन गया वर्ड। अब फिर हमने क्या किया कि बहुत सारे वर्ड को 1, 2, 3 साथ में मिलाया वर्ड्स को, और एक सेंटेंस बनाएंगे। अगर उसने कोई मीनिंग दिया, अगर उसने कोई कंप्लीट मीनिंग दिया, तो वो कहलाएगा एक सेंटेंस। जैसे दिल्ली टू गोइंग इज राजू, दिल्ली से जा रहा है राजू, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये अरेंजमेंट ही गलत है।
इस वर्ड के समूह का अरेंजमेंट पूरी तरह से गलत है। सही अरेंजमेंट क्या है? राजू दिल्ली जा रहा है तो राजू इज गोइंग टू दिल्ली। राजू दिल्ली जा रहा है, राजू इज गोइंग टू दिल्ली, ये है सही अरेंजमेंट। तो हम कहेंगे ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, लेकिन ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये कहलाएगा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, सॉरी। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि ये एक मीनिंग दे रहा है। तो जब सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे तो वो सेंटेंस कहलाता है। आगे देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हमने सेंटेंस पढ़ा, तो पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे हम एक सेंटेंस ले, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब राजू क्रिकेट खेल रहा है। तो आप बताइए इसमें चर्चा किसकी हो रही है, किस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राजू के बारे में कि राजू क्या काम कर रहा है। राजू क्या काम कर रहा है? राजू क्या काम कर रहा है इसमें? क्रिकेट खेलने का। तो जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो या जो कार्य को करे, ठीक है। अब यहाँ पे राजू की चर्चा हो रही है, राजू कोई काम कर रहा है, राजू काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? क्रिकेट खेलने का। तो जो कार्य को कर रहा है ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और बाकी वर्ड्स कहलाते हैं प्रेडिकेट। बाकी वर्ड्स कहलाते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे राजू इज अ गुड बॉय। अब हमें बताइए इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? राजू एक अच्छा लड़का है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम राजू की चर्चा कर रहे हैं, हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं। तो चर्चा किसकी हो रही है? राजू की हो रही है, सॉरी। तो राजू की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जिसकी चर्चा हो वो कहलाता है सब्जेक्ट, वो कहलाता है सब्जेक्ट। और एल्स जो वर्ड्स आएंगे वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो समझ गए होंगे आप, जिसकी चर्चा हो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होगा, बाकी सारा पार्ट हटा दो तो वो कहलाएगा प्रेडिकेट। राजू को छोड़ के जो पार्ट बच गया ये कहलाएगा प्रेडिकेट। ये डेफिनेशंस क्या है दोस्तों? कुछ लोग चैनल्स पे आते हैं, मतलब क्लासेज लेने के लिए जनरली क्या आते हैं, वो उनको पढ़ना होता है या पढ़ाना भी होता है, शायद कोई पूछ दे आपसे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखें। अब आएंगे फ्रेज और क्लाउज पे। दोस्तों यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक चैप्टर है वर्ब, उसमें हेल्प करेगी, कंजंक्शंस में हेल्प करेगी और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाली है। तो हम इसे समझेंगे इस पार्ट को। देखो सेंटेंस में अभी हमने देखा एक जिसके बारे में चर्चा हो सब्जेक्ट और बाकी पार्ट प्रेडिकेट। उसी प्रकार दोस्तों सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेज होता है, क्लाउज होता है। फ्रेज क्या है? फ्रेज दोस्तों सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो। सेंटेंस का पार्ट है जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, लेकिन वो पार्ट में वर्ब नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस का वो पार्ट जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो। जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, मैंने इन द फील्ड को ले लिया। अब देखिए ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, मैंने प्लेइंग इन द फील्ड को ले लिया। ध्यान से समझिएगा, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, दो सॉरी एक ही सेंटेंस है। अब एक पार्ट में मैंने लिया है इन द फील्ड, एक पार्ट में मैंने लिया है प्लेइंग इन द फील्ड। दोनों में अंतर क्या है? दोनों जो सेंटेंस का टुकड़ा मैंने चुना है उसमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि प्लेइंग इन द फील्ड, ये जो प्लेइंग मैंने चुना है दोस्तों, प्लेइंग एक वर्ब होता है। प्ले मतलब खेलना, एक काम है। काम मतलब क्रिया मतलब वर्ब, काम मतलब क्रिया मतलब वर्ब, वो पूरा मीनिंग। अब देखिए प्लेइंग इन द फील्ड, खेत में खेल रहा है, और इन द फील्ड खेत में। सवाल ये है इन द फील्ड खेत में क्या कोई मीनिंग है? कंप्लीट नहीं है। खेत में खेल रहा है, कौन खेल रहा है भाई? सवाल आ जाएगा ना मन में। जब सेंटेंस का वो टुकड़ा जो कंप्लीट मीनिंग ना दे, वो या तो फ्रेज होगा या तो क्लाउज होगा। इस बात का ध्यान रखिए, सेंटेंस का वो टुकड़ा जो कंप्लीट मीनिंग ना दे वो या तो फ्रेज होगा या तो क्लाउज होगा। पर फ्रेज कौन होगा, क्लाउज कौन होगा? आप जब बुक्स में फ्रेज की डेफिनेशन देखेंगे तो कहेगा सेंटेंस का वो टुकड़ा जिसकी कंप्लीट मीनिंग ना हो। तो भैया यहाँ ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट मीनिंग दोनों की नहीं है। तो फिर कौन फ्रेज कौन क्लाउज? याद रखिएगा, फ्रेज में वर्ब नहीं होते हैं। हाँ, फ्रेजल वर्ब अलग है, उसको इससे कनेक्ट मत कीजिए, वो अलग चीज होता है। फ्रेज में देखिए वर्ब नहीं है, वर्ब है नहीं है, लेकिन क्लाउज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक वर्ब है। तो जिस टुकड़े में, जिस
इनकम्प्लीट मीनिंग वाले टुकड़े में वर्ब है वो कहलाएगा क्लाउड, जिसमें वर्ब नहीं है वो कहलाएगा फ्रेज। जिस टुकड़े में वर्ब है वो कहलाएगा क्लाउड, जिसमें वर्ब नहीं है वो कहलाएगा फ्रेज। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा बहुत हेल्प करेगी, चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगी ये छोटी सी डेफिनेशंस। आगे देखते हैं, वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब है क्या? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड मतलब वर्ब वो शब्द है जिससे किसी काम का पता चले। वर्ब वो शब्द है जिससे किसी काम का पता चले। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राजू इज प्लेइंग इन द फील्ड। राजू खेत में खेल रहा है या मैदान में खेल रहा है। राजू क्या काम कर रहा है? खाने का, सोने का, नहाने का, जाने का, रोने का या खेलने का? जवाब है खेलने का काम कर रहा है। यानी काम किस चीज का कर रहा है? किस शब्द से कोई काम का आभास हो रहा है, काम की मतलब काम की सूचना मिल रही है। तो ये जो प्लेइंग वर्ड है इससे हमें पता चल रहा है वर्क का, यानी ये जो शब्द है ये है वर्ब, क्योंकि इससे किसी काम का पता चल रहा है। जैसे मोहन क्या काम कर रहा है? मोहन इज स्लीपिंग ऑन द बेड। मोहन क्या काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। सोना भी अपने आप में एक काम है भैया, उसके लिए भी हमें 8 घंटे, किसी को 6 घंटे, कोई नहीं सोता है तो 4 घंटे, यानी सोने का काम भी अपने आप में एक काम है, सोना भी। तो ये है वर्ब। बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। किताब जो है टेबल पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लाइंग जो है ये हमारा वर्ब है। पड़ा होना भी वर्ब है, पड़ा होना भी एक काम है, आगे समझेंगे। अगला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है दोस्तों नेम। अब ये नाम किसी भी चीज का हो सकता है, ये नाम किसी भी चीज का हो सकता है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना तक लिमिटेड नहीं है नाउन। नाउन का मतलब ये है, एक राम, मैंने राम जो है ये क्या है? एक लड़के का नाम है, एक बॉय का नाम है। राजू एक बॉय, लड़के का नाम है। राहुल एक लड़के का नाम है। और लड़का, ये तीनों के लिए कॉमन है ना, एक जाति है। राम, राहुल और राजू किस जाति से हैं? लड़के की जाति से हैं। यानी लड़का भी एक जात या कॉमन नाउन जिसे कहते हैं, तीनों के लिए कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन। इंग्लिश में समझना हो तो बॉय जो है राम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, राजू के लिए भी और राहुल के लिए भी। तीनों के लिए एक कॉमन शब्द क्या है? बॉय। यानी तीनों के लिए अगर ये कॉमन शब्द है तो तीनों के लिए ये शब्द कॉमन होने की वजह से बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और राम एक खास व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन। लेकिन ये भी बॉय भी एक जाति का नाम है, इसलिए ये भी क्या है? नाउन है। सैडनेस, हैप्पीनेस। सैड होना, हैप्पी होना किसी आदमी का गुण और स्थिति दिखाता है। सैड और हैप्पी जो है गुण नहीं है, स्थिति है। सैड और हैप्पी जो है किसी व्यक्ति की स्थिति। आई एम सैड, मेरी अभी मनोदशा, मनोस्थिति क्या है? अच्छी नहीं है। उदास हूं, उदास होना मतलब मनोदशा अच्छी नहीं होना, यानी किसी की दशा का नाम। आई एम सैड, सैड स्थिति है और उस स्थिति का नाम क्या है? उदासी। मैं उदास हूं और मेरी ये स्थिति क्या है? उदासी की स्थिति है, यानी उस स्थिति का नाम, यानी एक स्टेट का नाम भी हो सकता है सैडनेस। उसी प्रकार कोई HAPPI होता है यार, ये खैर छोड़ो इसको। पटना क्या है? एक जगह का नाम है। पटना क्या है? एक जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम जरूरी है। और सैड जो है दोस्तों एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। हैप्पी, हैप्पी जो है एडजेक्टिव होता है, हैप्पीनेस इससे बनता है। तो एडजेक्टिव का नाम जो होता है नाउन बन सकता है। हैप्पी जो है एडजेक्टिव है, वहीं हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? नाउन। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही नाउन कहेंगे। ये एक वर्ब का भी नाम हो सकता है। जैसे स्टील का मतलब क्या होता है? समझिए, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्टील्थ। आपने सुना होगा भारत जो है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पे कार्य कर रहा है, सुना होगा। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में क्या खासियत है? सारे जो हैं स्टील्थ हैं। स्टील्थ का मतलब गुप्त, जो जब जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, चोरी चोरी चुपके निकल जाते हैं। चोरी चोरी निकल जाएगा, भारत का जहाज पाकिस्तान में बम गिराने जा रहा है, चुपके मार कर चला आएगा। तो ये जो चोरी है
इसका एक नाम है स्टिल्थ। अगर स्टिल का मतलब चोरी करना, करना लग गया, ये एक वर्ब है, क्रिया है, काम है। लेकिन स्टिल्थ मतलब उस काम का नाम क्या है? स्टिल्थ। ठीक है ना? तो इस प्रकार से चीज, एक वर्ब का भी नाम हो सकता है, नाउन। तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही, एक वर्ब के नाम को, एक एडजेक्टिव के नाम को, एक पर्सन के नाम को, एक समूह जाति के नाम को, एक सिटी के नाम को, किसी भी चीज का नाम हो, नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो कहलाएगा नाउन। प्रोनाउन, देखिए एक कंसेप्ट समझिए। जैसे आज स्कूल में दो बातें सिखाता हूं। स्कूल में क्या है, हेडमास्टर साहब हमारे प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल साहब रिटायर हो गए, उनकी जगह कोई कुछ दिनों के लिए ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल जो थे, उनको प्रिंसिपल का चार्ज मिल गया है। वो वाइस प्रिंसिपल, पैसे वो वाइस प्रिंसिपल के ही ले रहे हैं, उनके पास प्रिंसिपल का चार्ज मिल गया। तो काम किसका करेंगे? प्रिंसिपल का ही करेंगे ना, कि फिर वाइस प्रिंसिपल का जो काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो काम किसका करना चाहिए? प्रिंसिपल का चार्ज है तो प्रिंसिपल की जगह साइन करेंगे ना? करेंगे। प्रिंसिपल के सारे कामों को हैंडल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन भी एक ऐसा वर्ड है। प्रोनाउन का और समझाता हूं। जैसे आजकल आप सुनते होंगे, ये आदमी जो है प्रो चाइना है, ठीक है ना? प्रो चाइना का मतलब क्या? जैसे कोई आदमी कहता है ये तो चीन का बात बोलता है, ये तो लगता है चीनी आदमी है, भारतीय है ही नहीं। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है ये आदमी क्या है? प्रो चाइना है, ये इंडियन नहीं चाइनीज है। जिस शब्द के आगे प्रो लग जाता है तो वो प्रो वाला शब्द क्या है? अपने पीछे वाले शब्द का सपोर्टर बन जाता है। जैसे प्रोनाउन, ये प्रोनाउन तो लगता ही नहीं है, ये दरअसल क्या है? एक नाउन ही है। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह काम में आता है। अगर कहीं नाउन यूज नहीं करना हो, वहां पे क्या करते हैं? उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी वो दरअसल वहां पे काम किसका कर रहा होता है? नाउन का ही कर रहा होता है। उसी प्रकार समझिए यहाँ पे कि जैसे राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है रोज भाई? तो राजू। तो यहाँ पे बार बार राजू कहने की जगह हम एक बार राजू कहते हैं, उसके बाद क्या है? वह या वो या मैं, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस कारण से ये सब उसकी जगह आ रहा है। यानी ये काम किसका कर रहा है? भले दिखने में कुछ और है, लेकिन ये काम कर रहा है नाउन का, यानी इसी की जगह आ रहा है ना। जैसे हमारे यहाँ चीन की तरफदारी में कुछ लोग आते हैं, तो चीन के बदले ही आ रहे हैं ना, तो उसको प्रो चाइना बोलते हैं। तो ये नाउन के बदले में आ रहा है तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो इस चीज को समझिए। और ये काम फंक्शन किसका करेगा? यहाँ बैठ के, अगर नाउन की जगह पे आया है इस सीट पे, अगर कोई आदमी प्रिंसिपल की सीट पे बैठेगा तो प्रधानमंत्री का काम करेगा, तो प्रिंसिपल का ही काम ना करेगा जी। तो यहाँ पे ये बैठ गया नाउन की सीट पे, तो काम किसका करेगा? नाम कुछ भी हो, उसको कहेंगे नहीं ये अरे ये तो वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल थोड़ी है, प्रिंसिपल साहब तो फिर आएंगे नया तब ना, ये तो ऐसी हैं। तो ये जो ऐसी हैं काम तो नाउन का ही कर रहे हैं ना। तो ये याद रखिएगा, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह आएगा और काम नाउन का करेगा, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? कहते हैं वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला। विशेषता होती क्या है भाई? विशेषता हम लोग समझते हैं ना, इसमें कोई क्वालिटी हो, गुण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको इस तरह से समझिए, एडजेक्टिव वो शब्द है, एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी नया इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का नई जानकारी कोई भी निकाल के ले लाए, वही एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन भी क्या है? नाउन की जगह ही काम करता है ना। तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अलग से एक और जानकारी दे दे, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है? कलम है। अब मैंने सवाल किया, ए भाई कलम है, कितना कलम है तुम्हारे पास? हमारे पास रुपया है। तो सामने वाला कहता है कितना रुपया हो गया है जो उछल रहे हो जी, जरा हमको इंफॉर्मेशन दो, तो एगो एडिशनल है ना। तो उसी प्रकार हमारे पास कलम है, हैं? कितना कलम है बता दो जी, एगो, बस एक में उछल रहा था। तो आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है। ये एक शब्द क्या है? इस कलम की जानकारी ला के दिया, कलम की संख्या बताया।
यानी कि ये कलम के बारे में एक नई जानकारी ला के देता है, तो ये ए शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे आर्टिकल कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो, आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। कितना जी, कई कलम? आई हैव 2 पेन्स। अच्छा, तुम्हारे पास 2 कलम है, इसका मतलब ये भी क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। पेन, पेन क्या है, एक वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन इस नाउन के बारे में नई जानकारी क्या निकल के आए, इसकी संख्या कितनी है, 2, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 शब्द जो है एडजेक्टिव होगा। भाई हमारे पास कलम है, का खासियत है, हमारे पास भी एक कलम है, हमारे पास लाल कलम है, यानी आई हैव अ रेड पेन। कौन लाल है, मैं लाल हूं या कलम लाल है? अब समस्या ये है, तो भाई कलम लाल है, ये जो रेड है कलम के रंग की जानकारी ला के दिया है। एक नई जानकारी निकल के आई सेंटेंस में, उसके रंग की। इस सेंटेंस में पहले 2 में संख्या निकाल के आई थी, इस बार क्या आ गया, रंग का। और कितना कलम है, जरा इस सेंटेंस को ध्यान देना, आई हैव ए पेन और ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है, यानी उस कलम की संख्या 1 है और उस कलम का रंग कितना है, लाल। रंग क्या है, लाल, और संख्या कितनी है, 1। यानी ए भी नाउन को विशेषता बतला रहा है, ये भी एडजेक्टिव, और रेड भी नाउन की जानकारी ला के दे रहा है, तो रेड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस देखिए, मजा आएगा। आई हैव अ बिग रेड पेन, हमारे पास इतना बड़ा लाल कलम है, 1 पीस। तो हमारे पास कितना कलम है, 1 पीस, यानी ए किसकी जानकारी है, कलम की संख्या की जानकारी। तो जो नाउन, कलम है क्या, वस्तु का नाम है, और वस्तु का नाम है यानी ये क्या है, नाउन है, ठीक है। बिग का मतलब कलम के साइज की जानकारी, ये क्या है, सॉरी, ए यहां से एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा है। क्या विशेषता है, उसके साइज के बारे में जानकारी, रेड कलर के बारे में। अगला देखो, आई हैव अ बिग, मेरे पास एक, कलम की संख्या, कौन एक, कलम, बड़ा कलम, यानी उसके साइज की जानकारी, लाल कलम उसके रंग की, सिल्वर पेन किस चीज से बना है, यानी जो मेरा कलम है उसके मटेरियल की जानकारी लेके आया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक एडजेक्टिव है। यानी सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, ये तो इसे समझ में आ गया कि यहाँ एक है, पहले सेंटेंस में देखो एक एडजेक्टिव है, यहाँ भी एक है, यहाँ 2, 3, 4 बहुत सारे एडजेक्टिव लग सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव वो शब्द है जो एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी नई जानकारी ला के दे दे। विशेषता हमने पढ़ा था, जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता। विशेषता होती क्या है दोस्त, विशेषता कुछ नहीं, कोई भी नई जानकारी, लेकिन जानकारी किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। ऐसा नहीं तुम वर्ब की जानकारी ले आओ, नहीं, नाउन प्रोनाउन की जानकारी ला के दोगे तो तुम एडजेक्टिव हो। हम तुमको एडजेक्टिव की उपाधि दे देंगे अगर तुमने नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई नई जानकारी ला के दी तो। आगे देखो, अब एडजेक्टिव जो है, ओहो ये गलत लिखा गया, एडवर्ब पढ़िए। देखो ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो होता है दोस्तों क्या है, वो एक नई जानकारी ला के देता है। किसकी, मान लो किसी भी शब्द की देगा, बस 2 चीज की नहीं दे सकता। एडवर्ब किसी भी शब्द के बारे में नई जानकारी ला के देगा, बस 2 की नहीं देगा, नाउन प्रोनाउन की। क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में नई जानकारी ला के देना किसका काम है, एडजेक्टिव का। और बाकी किसी भी चीज के बारे में नई जानकारी ला के कोई शब्द दे रहा हो तो वो कहलाएगा एडवर्ब। एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव के बारे में नई जानकारी, देखो नाउन प्रोनाउन की जानकारी दे रहा है एडजेक्टिव, वहीं एडजेक्टिव के बारे में जानकारी लाके कौन दे रहा है, एडवर्ब दे सकता है। एक वर्ब के बारे में नई जानकारी लाके दे सकता है, एक दूसरे एडवर्ब के बारे में जानकारी दे दे। कंजक्शन, प्रीपोजिशन, किसी की भी जानकारी लाके दे दे, वो एडवर्ब है। बस किसकी नहीं हो सकती, वो नाउन प्रोनाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में जानकारी कौन देगा, एडजेक्टिव। सवाल समझिए। राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। कितना लड़का है, एक लड़का, यानी ए शब्द किसकी जानकारी दे रहा है, बॉय की। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। राजू इज अ गुड बॉय, राजू अच्छा लड़का है। अच्छा कौन, अच्छा लड़का, अच्छा कौन, अच्छा लड़का। तो यहां देखिएगा, ये जो ए
लड़का कितना, राजू इज अ गुड बॉय, कितना लड़का, एक लड़का, तो ये लड़के की संख्या बताया, एडजेक्टिव। कैसा लड़का, लड़के का गुण क्या है, अच्छा है बुरा है, तो अच्छा लड़का, यानी लड़के के बारे में लड़का जो है हमने पढ़ाया था नाउन है, एक जाति का नाम है, तो ये भी एडजेक्टिव, क्योंकि लड़का क्या है, बॉय क्या है, नाउन है। अब देखो, राजू इज अ वेरी गुड बॉय, राजू इज ए मतलब एक, क्या एक, ए बॉय मतलब एक लड़का है, लड़का क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में नई जानकारी, क्या नई जानकारी, उसके संख्या के बारे में, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। गुड, कैसा लड़का, लड़के के बारे में पूछ रहे हैं ना सवाल, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यानी लड़का के क्वालिटी बता रहा है, लड़के का गुण बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। लड़का तो यानी बॉय जो है नाउन है। यहां ध्यान दीजिए, वेरी गुड बॉय, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। कौन बहुत है, लड़का बहुत है या अच्छा बहुत है, समझिएगा, बहुत क्या, राजू एक अच्छा लड़का है, हिंदी कर देता हूं। अब राजू एक अच्छा लड़का, लड़का तो एक है ना जी, तो एक बहुत अच्छा लड़का है, राजू एक बहुत लड़का है, देखो समझना, राजू एक बहुत लड़का है, तो लड़का बहुत है, लड़का तो एक ही है, ये अच्छा बहुत है, यानी कितना अच्छा, बहुत अच्छा, कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा, यानी अच्छे के बारे में ही जवाब ला के दे रहा है। देखो कितना अच्छा, बहुत अच्छा, हाउ मच गुड, वेरी गुड, तो यहां देखो गुड के बारे में जानकारी कौन ला के दे रहा है, वेरी, लिटिल गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहां देखो वेरी जो है गुड की जानकारी दे रहा है, लड़के की जानकारी नहीं दे रहा है, लड़के की संख्या बता रहा है एक, और अच्छाई की जो मात्रा है वो बता रहा है, कितना बहुत अच्छा लड़का, यानी अच्छा भी, ज्यादा अच्छा, कम अच्छा, तो ये ज्यादा या कम जो है अच्छाई के बारे में बता रहा है, और अच्छा जो है एडजेक्टिव है, तो ये वेरी क्या हो गया, एडजेक्टिव का जो नई इंफॉर्मेशन दे, नाउन प्रोनाउन के छोड़ के किसी के बारे में नई इंफॉर्मेशन ला के देने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। आगे देखो, सचिन क्या खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्या खेलता है भाई, क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट वेल, सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, सचिन कैसा खेलता है, कैसा खेलता है जी, अच्छा खेलता है, मतलब वो खेलने के बारे में नई जानकारी, उसका खेल कैसा है, उसका खेल बहुत अच्छा है भैया, बहुत मारता है, गर्दा छोड़ा देता है, यानी ये बहुत अच्छा खेलता है, यानी वेल शब्द जो है उसके खेलने के बारे में बता रहा है। और खेलना क्या है, एक काम है, काम मतलब क्या है, वर्ब है। तो इस प्रकार से वेल शब्द जो होगा वो बताया प्ले के बारे में नया इंफॉर्मेशन। तो ये शब्द क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। क्यों, प्ले मतलब खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है। कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा, कितना खेलता है। अब यहां देखो सचिन जी हो गया, कोई बात नहीं, रहने दो, इज्जत है भाई, भारत रत्न है तो जी लगा दो। देखो सचिन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, हिंदी होगा सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, समझने के लिए है, हिंदी आपको ट्रांसलेशन मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ना ही आपको जो चैप्टर्स हैं उनमें ट्रांसलेशन बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपको वहां काम आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी करके आपको बता रहा हूँ। फिर से समझिएगा, सचिन प्लेज क्रिकेट वेल मतलब सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, या सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या खेलता है, बहुत क्रिकेट खेलता है, नहीं, सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है। कैसा खेलता है, तो अच्छा खेलता है, यानी कैसा जो शब्द है, यानी वेल मतलब कैसा, वो खेलने के बारे में आया, और कितना अच्छा खेलता है, तो बहुत अच्छा खेलता है। ये वेरी शब्द जो है वेल की जानकारी देता है, ठीक है। तो इससे ये हो गया एडवर्ब, और ये वेल तो अभी पिछले सेंटेंस में हमने क्या निकाला था, सॉरी, ये एडवर्ब है, क्योंकि वो एक वर्ब की जानकारी दे रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में जानकारी दे सकता है, एक एडजेक्टिव के बारे में कोई नई जानकारी दे सकता है, या फिर एक वर्ब के बारे में। तो एक एडवर्ब जो है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, किसी के बारे में भी जानकारी दे सकता है, नई जानकारी, लेकिन वो किसकी नई जानकारी नहीं दे सकता, वो नहीं देगा तो एक नाउन या प्रोनाउन की, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में नई जानकारी लाने वाला शब्द जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। देखो दोस्तों, प्रीपोजिशन, अब हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रीपोजिशन क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, हमेशा याद रखना। प्रीपोजिशन एक नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और अपने पहले आने वाले शब्द से रिलेशन बताता है। तो देखो कोई वर्ड आया है, सॉरी, वो वर्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, ये मेनली स्ट्रक्चर होता है। एक वर्ड आएगा, कोई भी शब्द हो सकता है, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, ये सब। उसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। और उसके बाद क्या आता है दोस्तों, एक नाउन और एक प्रोनाउन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रीपोजिशन है वो या तो एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले आएगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद कौन आएगा, नाउन या प्रोनाउन। देखो दोनों बात समझना है यहाँ पे। क्यों समझना है, क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर में हम थोड़ा उल्टा बोलेंगे, यहाँ कुछ बोल रहा हूँ वहाँ कुछ बोलूँगा। अगर मैं इसे कहूँ प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है तो प्रीपोजिशन के बाद कौन आएगा, हमेशा नाउन प्रोनाउन ही आएगा। एडजेक्टिव आएगा नहीं, आएगा नहीं आता है प्रीपोजिशन के बाद, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता है। एडवर्ब आता है नहीं आता है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब क्या है, कोई शब्द आया उसके बाद प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और ये रिलेशन बताता है, कैसा रिलेशन बताता है, अपने पीछे वाले शब्द से। किसका बताएगा, अपने आगे आने वाले शब्द का। प्रीपोजिशन अपने पीछे वाले शब्द से अपने आगे वाले शब्द का रिलेशन बताता है। अब ये रिलेशन जो है, कैसा रिलेशन, रिश्ता बताएगा। क्या भाई बहन होगा, ऐसे समझो। मान लो यहाँ पे एक वर्ब आया है, उसके बाद प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद एक नाउन आया है, तो क्या ये रिलेशन बताएगा कि इससे चचा लगते हैं सरकार, या फूफा जी हैं वर्ब नाउन के, ऐसा रिलेशन बताएगा नहीं। ये रिलेशन जो बताएगा वो क्या बताएगा, समझाता हूं। देखो, बुक इज अंडर द टेबल, किताब जो है टेबल के नीचे है। अंडर मतलब नीचे, टेबल के नीचे कौन है, किताब है। मतलब ये पोजीशन का रिलेशन बता रहा है। टेबल और बुक में क्या है, बुक जो है टेबल के नीचे पड़ा हुआ है, यानी इन दोनों के पोजीशन का रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना। ही इज वर्किंग, कहाँ काम कर रहा है, खेत में, यानी उसके काम करने की जगह बता रहा है, ठीक है ना। ही इज गुड एट म्यूजिक, गुड एट म्यूजिक मतलब वह म्यूजिक में बहुत अच्छा करता है, वह म्यूजिक में क्या है, निपुण है। तो उसके क्वालिटी का बता रहा है रिलेशन। यानी कि जरूरी नहीं कि रिलेशन का मतलब कोई दूरी हो, कुछ भी हो सकता है रिलेशन। ये शब्द जो शब्द है ना डेफिनेशन बनाने वाले, वो बड़े प्यार से बच्चों को रटवा देते हैं। बात है समझिए, रिलेशन का मतलब जरूरी नहीं कि फूफा फुआ ही हो। अरे भैया, वो दूरी हो सकता है, समय का रिलेशन बता सकता है, जगह का बता सकता है, वो एक गुण का बता सकता है, कुछ भी बता सकता है। ये प्रीपोजिशन है, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ला देगा। सिचुएशन जैसे यहाँ दूरी का, यहाँ जगह का, यहाँ कुछ भी, यहाँ पोजीशन का जैसे है ना, इसका पोजीशन टेबल के नीचे क्या पड़ा हुआ है, बुक है। उसी प्रकार ये आदमी कहाँ काम कर रहा है, खेत में। तो ये जो है जगह का, ये पोजीशन का, यानी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, समझे। और हमेशा याद रखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस जो होते हैं दो शब्दों को जोड़ते हैं, या दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, या दो क्लाउज को जोड़ सकते हैं, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस को वो जोड़ देंगे तो फुल स्टॉप कहाँ जाके लगेगा, बाद में ना जी। ऐसा थोड़ी है बीच में कंजंक्शन आ जाएगा तो फुल स्टॉप वहीं लगा देंगे, नहीं। जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखो कि एक कंजंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्या जोड़ सकता है, दो को, तीन को, चार को, जितने भी शब्दों को जोड़ेगा, फ्रेजेज को जोड़ेगा, क्लाउजेज को जोड़ेगा। क्लाउज, फ्रेज बता चुके हैं ना, अब समझना क्यों बताया था। और दो वर्ड्स को जोड़ेगा। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो बुक में ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि कहना क्या चाहता है। एक्चुअली एग्जाम जो है आपका कंसेप्चुअल टेस्ट लेता है,
वो आपके डेफिनेशन को नहीं जानती, वो थोड़ी पूछा है ऐसे बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, वो आपकी समझ की परीक्षा लेती है। तो समझना है ना, समझिए, अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ देखिए, राजू एंड मोहन आर कमिंग, यहाँ दो वर्ड हैं, एक वर्ड राजू, दूसरा वर्ड मोहन, इस दोनों को जोड़ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो दोनों आ रहे हैं, ये थोड़ी बताया साथ साथ आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। हो सकता है उस दिशा से उस दिशा से, हो सकता है दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के आए, हो सकता है दोनों दो गाड़ी में बैठ के आए एक ही दिशा से, ऐसा कोई पता है नहीं। लेकिन वही प्रीपोजिशन में एक सिचुएशन था, हाँ भाई इसके नीचे है, पोजीशन का पता है, उसके जगह का पता है, उसके क्वालिटी का कुछ ऐसा पता है, समय का पता हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्टर, कंजंक्शन इज ओनली कनेक्टर, वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करता। प्रीपोजिशन एक सिचुएशन क्रिएट करता है, इसीलिए आप लोग उसको रटने में परेशान हो जाते हो, है ना। इसके साथ इन लग रहा है, इसके साथ टू, ठीक है थोड़ा बहुत रटेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं, पागलों की तरह नहीं रटना है। पागलों की तरह रट के तो मर जाएंगे, फिर नंबर भी नहीं आएगा। वैसे रटेंगे तो क्या फायदा, अपना समय भी बर्बाद हो गया, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान से समझो, राजू एंड मोहन आर कमिंग, तो राजू और मोहन को जोड़ा है, ये थोड़ी बताया है कि एक दिशा से आ रहा है, एक ही जगह पे है, एक ही समय में आ रहा है, नहीं आने वाले हैं। हो सकता है 12 बजे आए तो 1 बजे आए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन में क्या था, सिचुएशन था। दिस व्हीकल कैन रन ऑन रोड एंड इन वाटर, दो चीज देखो, एंड जो है यहाँ पे किसको जोड़ रहा है, इन वाटर को ऑन रोड से, यह व्हीकल चल सकता है। कैन रन, रन मतलब चलना, यहाँ पे दौड़ना या चलना, मान लो कहाँ, सड़क पर या पानी में। तो ऑन रोड और इन वाटर केवल एक शब्द है क्या, नहीं दो दो शब्द हैं। तो अब हमने बताया था कि सेंटेंस का कोई ऐसा टुकड़ा जो एक से ज्यादा शब्द का हो, याद रखिएगा, वहां नहीं बोला था तो अब बोल देता, एक से ज्यादा शब्द का हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग है, सड़क पे भाई, पानी में, तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, ये कहलाते हैं फ्रेज। क्या कहलाते हैं, फ्रेज। तो यहाँ पे दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है ना। हाँ, क्या इसमें वर्ब है इन दोनों टुकड़ों में, तो नहीं है। वर्ब होता तो क्या बनते, क्लाउज बनते। तो याद रखिए, एंड जो है वो दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है, यहाँ पे केवल दो वर्ड्स को जोड़ रहा था। अगले सेंटेंस को देखिए, कनेक्टर कनेक्ट्स टू वर्ड्स, जो भी है। राजू इज प्लेइंग एंड मोहन इज डांसिंग, एंड जो है दो टुकड़ों को जोड़ रहा है। ध्यान से देखिए, एक टुकड़ा ये है रोहन इज डांसिंग, और दूसरा है राजू इज प्लेइंग। दोनों टुकड़ों की एक खास बात है, दोनों में काम हो रहा है। राजू क्या काम कर रहा है, खेलने का, और रोहन क्या काम कर रहा है, डांस करने का। तो दो वर्ब है ना, जिस टुकड़े में एक वर्ब मिल जाए, एक वर्ब, वो एक क्लाउड, ठीक है ना। तो याद रखिए, दो वर्ब को जोड़ रहा है, यानी दो क्लाउज को। यानी कंजंक्शन क्या कर सकता है, दो क्लाउज को जोड़ता है सेंटेंस के हिसाब से, अगर आप डेफिनेशन देखें। लेकिन क्लाउज में हमेशा एक क्या रहेगा, वर्ब, यानी सेंटेंस में कंजंक्शन जो है वर्ब को भी जोड़ता है, हमेशा याद रखिए। अब भाई दो क्लाउज को जोड़ा, अब पीछे जाइए जरा, थोड़ा फिर समझिए, कितने क्लाउज हो गए, दो, तो कितना कंजंक्शन आया, एक आया। दो क्लाउज का मतलब कितना वर्ब, हमेशा याद रखिए, एक क्लाउज में एक वर्ब होता है, ठीक है ना। एक क्लाउज एक वर्ब, दो क्लाउज दो वर्ब, तीन क्लाउज तीन वर्ब, चार क्लाउज चार वर्ब, पांच क्लाउज पांच वर्ब। सेंटेंस में जितने क्लाउज होंगे उतने वर्ब, यानी वर्ब की संख्या जो होती है क्लाउज से हमेशा बराबर होती है, ठीक है ना। जितने वर्ब होंगे उतने क्लाउज, क्योंकि सेंटेंस में क्लाउज जोड़ना, क्लाउज में हमेशा क्या होना चाहिए, एक वर्ब। अगर दो क्लाउज है मतलब वहां क्या है, दो वर्ब। अब दो क्लाउज है सेंटेंस में, उसको जोड़े तो एक कंजंक्शन लगा। अगर तीन क्लाउज होते तो पता है कितना लगता, दो। चार क्लाउज होते तो तीन, पांच होते तो चार। इससे हम कह सकते हैं कि जितने कंजंक्शन की संख्या होती है वो क्लाउज से एक कम होती है, और एक क्लाउज मतलब एक वर्ब, जितने क्लाउज उससे एक कम, मतलब जितने वर्ब सेंटेंस में उससे एक कम। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस में कंजंक्शंस की संख्या वर्ब से हमेशा एक कम होगी। आगे देखते हैं, एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन दोस्तों देखने में आप आगे पढ़ेंगे तो लगेगा क्या चीज आ गया, कुछ नहीं है, एक एडजेक्टिव है। आपने एडजेक्टिव जो है एक एक शब्द के देखे होंगे,
ये कुछ नहीं है, एडजेक्टिव है। और सेंटेंस के अंदर आके बस थोड़ा सा आपको डरा देगा, होता कुछ नहीं है। देखो समझो, जो बाइडन इज कमिंग टू इंडिया, हम अपने चाचा जी को जो बूढ़े हैं उनको जाके बोलते हैं चाचा जो बाइडन आ रहे हैं। कौन जो बाइडन रे? वो तो डोनाल्ड ट्रंप को जान रहे थे ना, उनको शायद पता नहीं इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ। हमने कहा जी जो बाइडन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कौन जो बाइडन? हम कहे अरे भैया अमेरिका के राष्ट्रपति जी। तो अब जो बाइडन इज कमिंग टू इंडिया, अब इसके बारे में, इनके पद के बारे में, इनके काम के बारे में, या इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इसी के अंदर हम ठूस देना चाहें सेंटेंस में, तो कैसे ठूसेंगे? तो ये कहेंगे जो बाइडन। कौन जो बाइडन? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और उसके पहले एक कॉमा, और उस जो ठूस रहे हैं जो जानकारी, उस जानकारी के बाद एक कॉमा। तो ये जो जानकारी है किसके बारे में बता रहा है? जो बाइडन के बारे में नहीं जानकारी दिया ना जी, तो ये एक तरह का क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जो बाइडन क्या है? एक नाम है, किसका? व्यक्ति का। तो जब व्यक्ति का नाम है, नाम के बारे में जानकारी दिया तो एडजेक्टिव हो गया। हाँ, अपोजिशन में ध्यान क्या रखना कि कहीं भी घुस जाएगा, ठीक है ना? किसी के पहले, किसके पहले? जिसके बारे में चर्चा करता है उसके पहले, बाद में घुस जाएगा। आपने आगे एक कॉमा, आपने पीछे एक कॉमा लेके, बाकी सेंटेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज कमिंग टू इंडिया, कौन? जो बाइडन इज। जो बाइडन के साथ आर लगाएंगे क्या? नहीं, एक आदमी है तो इज लगता है। तो क्या ये चेंज हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसके घुस जाने से सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया तुम आए हो अपना 2 कॉमा लेके, सेट कर लो, जब मन करे तो चले जाओ। कुछ लोग होते हैं जैसे अपनी पर्सनल कुर्सी लेके चलते हैं। आप लोग देखिए, जब भीड़ वाली ट्रेनें जाती हैं तो कुछ लोगों को सीट नहीं मिलता था। अभी कोविड में तो क्या है, जरूरी है सीट में जाना है कंफर्म करा के। पहले क्या होता था भाई, एक पर्दा ले लिया या अपने पहनने वाला कपड़ा कुछ ऐसा ले लिया, एक रस्सी इधर बांधी सामान रखने वाले में, दूसरे तरफ उसी में लेट गए, अपनी खुद की कुर्सी लेके चलता है। इसी प्रकार वो 2 बांधने के लिए, तो ये भी जो है पोजीशन है, वो भी अपना बांधने के लिए 2 चीज टोकन लेके चलता है, कि यहाँ से कॉमा, एक आगे से कॉमा, कहीं भी ठूस जाएगा, और जब मन करे निकाल दो। तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी हो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।